नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के आगे के नियम को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एक नियम को पढ़ा था और वो था सस जुसो रूह। आप सबके एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहाँ से फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। वहाँ से आपको संधि पूछा जा सकता है, संधि का नियम पूछा जा सकता है, उदाहरण के रूप में पूछा जा सकता है। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत वो जो एक नियम है सस जुसो रूह, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग पिछले वाले वीडियोज़ में स्वर संधि, व्यंजन संधि, इस सबको पढ़ लीजिए। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। LNMU BA पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स में यहाँ से 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए। बाकी आपको और जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो या फिर सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सब के संबंध में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहाँ पे आपको सारे तरह की वीडियोस मिल जाएंगे। तो वैसे भी संधि पढ़ना सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि संधि में आपको सबसे पहले अध्ययन करना अगर कुछ भी है तो वो संधि है। ठीक, तो आइए जानते हैं हम लोग थोड़ा सा संधि को भी आज देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, संधि जो है, संधि का सीधा अर्थ एक होता है मेल। ठीक, और जब हम किसी दो वर्ण को मिलाते हैं तो एक होता है उत्तर पद, एक होता है पूर्व पद, आपने पढ़ा होगा। तो इन दोनों पद में जो वर्ण होता है ना, उन दोनों वर्ण को जब हम मिलाते हैं तो कुछ विकार उत्पन्न होता है उन दोनों वर्ण के मिलने से, तो हम उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णानाम परस्परं विकृत मत संधानं संधि। ठीक, किसी भी दो वर्ण के मिलने से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। अब संधि जो है वो 3 तरह का होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक, अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, मुख्यतः 5 भेद होते हैं। वैसे हम लोग इसमें 3 और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो टोटल 8 हो जाते हैं, पर मुख्यतः हम लोग 5 भेद पढ़ते हैं। तो स्वर संधि हम लोग किसको कहते हैं ये सुनिए। देखिए, स्वर संधि में क्या होता है कि उसमें जो विकार उत्पन्न होता है किसी भी हम लोग पढ़े हैं कि संधि में क्या होता है कि 2 वर्ण का विकार उत्पन्न होता है। तो स्वर संधि में क्या हो जाएगा कि सिर्फ 2 स्वर का विकार, स्वर के मेल से सिर्फ विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसी भी व्यंजन को नहीं लाएंगे, यहाँ सिर्फ 2 स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, रामायण। ठीक, तो राम जोर आयन। ठीक है, तो रामायण में क्या हुआ कि यहाँ पे 2 स्वर का ही सिर्फ मेल हुआ, और इस तरह से जो विकार उत्पन्न होगा वो आ हो जाएगा, यानी कि राम जोर आयन। तो म में से अ, फिर अ में से अ, तो इस तरह ये दोनों मिलके आ बन जाता है, जो कि एक स्वर वर्ण है। ठीक है, तो स्वर संधि में केवल स्वर वर्ण का विकार उत्पन्न होगा, इसमें व्यंजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके जो 5 भेद होते हैं वो होते हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादि संधि। तो ये 5 भेद मुख्यतया स्वर संधि के होते हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में चेक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको इस पर डिटेल वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको देख लीजिए, अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। फिर आइए व्यंजन संधि पे। तो व्यंजन संधि क्या होता है कि व्यंजन का स्वर के साथ या फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ जो विकार उत्पन्न होता है किसी 2 वर्ण को लेकर, तब हम उसको व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन के साथ भी विकार उत्पन्न होगा और व्यंजन का स्वर के साथ भी विकार उत्पन्न होगा, तो इस तरह से हम लोग इसको व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के भी बहुत सारे भेद हैं, जैसे कि सबसे पहला नियम जो है वो है स्तो स्टुनाश्चु। ठीक है, एस्टुनास्टु, शात, झलांग जशोनते, झलांग जस जसी, तोड़ली, यरो अनुनाशिके अनुनाशिको वा। ठीक, तो इस तरह से और सारे नियम होते हैं और कुछ मुख्य नियम हैं, जैसे कि मोनुस्वार, वा पदांस्य, समः सुटी, छे च। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो हमें ज़रूर जानने चाहिए व्यंजन संधि के विषय में। तो आप इसका भी डिटेल वीडियो चेक करिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
वहाँ से आप इसके नियम, जितने भी नियम हैं उसको देखिए और उसको दिमाग में रखिए कि कहाँ से क्या विकार उत्पन्न होता है, कौन सा नियम क्या कहता है और कहाँ से हम किसी संधि को बना सकेंगे और किस संधि में कौन सा नियम का प्रयोग हुआ है। तो इसी सब से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आइए हम लोग आज का अपना जो हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि, इस विसर्ग संधि से संबंधित कुछ 2-3 नियम को जानते हैं। ठीक, तो विसर्ग संधि क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। विसर्ग संधि ये होता है कि विसर्ग के साथ जो स्वर और व्यंजन का मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या था कि स्वर का स्वर के साथ मेल होगा। व्यंजन संधि में क्या था कि व्यंजन का स्वर के साथ या फिर व्यंजन के साथ मेल होगा। और विसर्ग संधि में क्या है कि विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होगा और तब जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम लोग विसर्ग संधि कहेंगे। हमने एक नियम को पढ़ा था सस जुशो रूह, ठीक है। अब आइए ये दूसरा है हसी च, ये भी विसर्ग संधि का दूसरा नियम है। अब ये क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ आए, ठीक, और उसके बाद अगर वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आता है या य, र, ल, व, ह रहता है तो विसर्ग का हम लोग क्या कर देते हैं, ऊ कर देते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मनः जोड़ हर, कहा गया है कि अगर विसर्ग के पहले अ आए, ठीक, और अगर यहाँ पे बाद वाले वर्ण में तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर य, र, ल, व, ह रहे, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद यहाँ पे ह है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे विसर्ग के बाद ह है, तो कहा जा रहा है कि अगर य, र, ल, व, ह रहे तो हम लोग विसर्ग का ऊ में चेंज कर देते हैं, तो इस विसर्ग के स्थान पे ऊ हो जाएगा, ठीक। अब ये ऊ जो है वो इस पहले वाले अ से मिलकर, यानी कि इस मन के न में जो अ है, ये अ उस ऊ के साथ मिलकर ओ बन जाएगा, ठीक। आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। यहाँ पे 2 नियम लागू हो जाता है, यानी कि हसीचो जो सूत्र है इसमें हम लोग गुण संधि का प्रयोग करते हैं। गुण संधि में आपने पढ़ा था कि अ जोड़ ऊ बराबर ओ, अ जोड़ ई बराबर ए। तो इस संधि में क्या है कि इसमें अ और ऊ बराबर ओ, इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो मनः जोड़ हर बराबर मनोहर हो जाएगा गुण संधि का प्रयोग करते हुए। बाकी हम लोग इसमें 2 नियम जो है, मतलब कि इसके अंतर्गत 2 नियम आ जाता है कि अगर विसर्ग के पहले ओ आता है और उसके बाद अगर वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम या आपको य, र, ल, व, ह देखने को मिल जाए तो विसर्ग का आप लोग ऊ कर दीजिए और फिर वही ऊ अ के साथ मिलकर ओ बन जाएगा और इस तरह से मनः जोड़ हर में मनोहर हो गया। मनः जोड़ ज इसी तरह से मनोज हो गया और सरह जोड़ ज सरोज हो गया और सरह जोड़ वर सरोवर हो गया, ठीक। तो इस तरह से अगर आपको कोई एग्जाम्पल दे दे तो आप इसको इसी तरह से व्याख्या करके लिखेंगे। मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि मनोहर, इसका व्याख्या करिए कि ये कौन सी संधि का है, तो आपको क्या करना है, मनोहर का सबसे पहले आपको संधि विच्छेद कर देना है कि मनः जोड़ हर होता है। इसके बाद ये मनः जोड़ हर कैसे होता है इस चीज़ को लिखना है, ठीक। तो इस सूत्र का आपको व्याख्या कर देना होगा। या अगर आपको यही सूत्र पूछ दिया जाए कि हसीचो सूत्र क्या होता है, तो आप इस हसीचो सूत्र को व्याख्या करके लिखने के बाद इस एग्जाम्पल को लिख दीजिए, ठीक। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है अतोरोर प्लूता दपलुते, ये भी विसर्ग संधि का अगला नियम है। अब ये नियम क्या कहता है कि अगर विसर्ग के आगे पीछे अ आए तो पहला अ और विसर्ग मिलकर हसीचो सूत्र से ओकार हो जाएगा। अब देखिए अतोरोर प्लूता दपलुते सूत्र में हमने पूर्व सूत्र यानी कि हसीच इस सूत्र का प्रयोग किया है और डायरेक्ट हमने यहाँ पे ओ कर दिया। जैसे हमने हसीच सूत्र में ओ किया ना, मतलब कि मनः जोड़ हर मनोहर हो गया, तो अतोरोर प्लूता दपलुते सूत्र में भी हम लोग हसीच सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए मनः जोड़ अभिलषित, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मनः यहाँ विसर्ग है
और विसर्ग से पहले यानी कि आगे या पीछे अगर अ आता है तो पहला अ और विसर्ग मिलकर हसीचो सूत्र से ओकार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ओकार कर देंगे, ठीक है। तो मनः जोड़ अभिलषित, मनो अभिलषित। अब ये जो अ है, इस अ का हम लोग लुप्ताकार चिन्ह कर देंगे, यानी कि ऐसे कर देंगे, ये लुप्ताकार चिन्ह कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ गए। अतोरोर प्लूता दप्लूते में हम लोग हसीचो सूत्र का प्रयोग करते हैं कि अगर विसर्ग के आगे पीछे अ आता है तो पहला अ और विसर्ग मिलकर हसीचो सूत्र से हम लोग ओकार कर देते हैं, और बाद वाला जो ओ होता है यानी कि मनः के बाद जो ये अ आप देख रहे हैं, इस अ को हम लोग लुप्ताकार में बदल देते हैं, ठीक। तो यही हो गया आपका अतोरोर प्लूता दप्लूते, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सूत्र देखते हैं कि कौन सा है। ये तो आपका तीसरा हो गया। यहाँ से हमने 3 सूत्र को पढ़ लिया है, जो 3 नियम हैं विसर्ग संधि के, उसको देख लिया है। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स को ला सकते हैं। ये जो है सारा अतोरोर प्लूता दप्लूते का एग्जाम्पल है। प्रथम जोर अध्याय, प्रथमो अध्याय, ये जो आपको लुप्ताकार दिख रहा है, इसमें लुप्ताकार का प्रयोग किया जाता है अतोरोर प्लूता दप्लूते में। उसके बाद है वा सरी, ये भी विसर्ग संधि का एक सूत्र है। इस नियम के अनुसार विसर्ग के बाद अगर सर हो, सर के अंतर्गत सर एक प्रत्याहार है, आपको पता होगा सर एक प्रत्याहार है, और सर प्रत्याहार के अंतर्गत तीनों स आता है, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। सर प्रत्याहार है, आपने पढ़ा होगा, माहेश्वर सूत्र हैं 14, और जो सबसे लास्ट का है एक माहेश्वर सूत्र है स श सर, ठीक है। तो ये देखिए स श सर, ठीक है। तो इसी माहेश्वर सूत्र के अनुसार हम लोग एक प्रत्याहार बनाते हैं सर, और इस सर में 3 श आते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। तो देखिए वा सरी क्या कहता है कि विसर्ग के बाद अगर आपको सर यानी सर प्रत्याहार देखने को मिले तो विसर्ग का विसर्ग या फिर स्व विकल्प से हो जाता है। इसमें जैसे कि इसमें जो संधि करते हैं तो इसमें 2 रिजल्ट आ सकता है। जैसे देखिए हरि जोड़ शेते, तो या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए हरि सेते, या फिर आप इसको स्व विकल्प से कर दीजिए, यानी कि जो भी स्व यहाँ पे है उस स्व को आप यहाँ परिवर्तित कर दीजिए। देखिए विसर्ग के स्थान पे यहाँ पे हमने श कर दिया है, या फिर इसको विसर्ग का विसर्ग ही रहने दीजिए। तो हरि जोड़ शेते या फिर बन सकता है हरीश सेते, या बन सकता है हरीश सेते। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स हैं, रामः जोड़ शेते, रामः सेते या फिर रामस सेते। निः जोड़ संदेह, निःसंदेह या फिर निस्संदेह, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह कहता है कि विसर्ग का स हो जाएगा, विसर्ग जो रहेगा उसका हम लोग स कर देंगे। जैसे हरि जोड़ त्राता, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर हमने स कर दिया, हरिस त्राता। विष्णु जोड़ त्रायते, सॉरी यहाँ पे जो है विष्णु यहाँ विसर्ग होगा, ठीक है। विष्णु जोड़ त्रायते तो विष्णुस त्रायते। तो इस तरह से ये जो है विसर्जनीयस्य सह का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ हमने विसर्ग संधि में 5 सूत्र को पढ़े हैं, कौन कौन से? तो सबसे पहले ससजुषोरुः, उसके बाद हमने पढ़ा है हसीच, अतोरोर प्लूता दप्लूते, उसके बाद पढ़ा है वाशरी, फिर है विसर्जनीयस्य सह। तो इस तरह से हमने 5 सूत्रों को पढ़ा है, और आगे के 5-6 सूत्र अभी बाकी हैं, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो संधि है वो संधि के सारे नियम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, इसके नियम को जान सकते हैं। इसको दिमाग में अच्छे से रखिए, और एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। यहाँ पे जो आप रूल्स पढ़ रहे हैं बस इसी नियम पर आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस आप इसके नियम जितने भी सारे हैं सबको ध्यान में रखिए, और किस संधि में कौन सा विकार उत्पन्न हुआ और कौन सी संधि को वो फॉलो करता है, कौन से नियम पे आधारित है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से एग्ज़ाम में ईजिली आप इसको कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपको चैनल पे, तो वहाँ से आप देखते रहिए कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको देखते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आगे के 5 नियम को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।